ये हमारे पास पेशेंट है जिन्होंने 10 दिन पहले हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था। आज इनकी वॉशिंग हुई है और ये सारे बाल वॉशिंग के बाद आपको दिख रहे होंगे। और इनके ना बहुत कॉमन क्वेश्चन होते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए या ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये पूछना चाहते हैं हमसे और ये कुछ एक पूछेंगे हमसे। बताइए सर, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि रिगार्डिंग है आफ्टर पोस्ट सर्जरी। तो मेरे को जानना है कि भाई मतलब इसके बाद क्या मेडिसिन यूज़ करनी है। जब मोस्टली मैंने सुना है जैसे कि और पेशेंट से कि डॉक्टर्स जो हैं वो स्टेरॉइड्स वगैरह देते हैं, तो स्टेरॉइड्स से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल इनका क्वेश्चन है कि हेयर ट्रांसप्लांट इनका हो गया, वॉशिंग इनकी हो गई, अब इनको जो दवाई है वो कौन कौन सी हम देंगे और उसमें कोई स्टेरॉइड यूज़ तो नहीं होता। तो इसमें है कि हम लोग मिनॉक्सिडिल ताकि देते हैं जिससे कि जल्दी ग्रोथ आए, या फिर हम इनको फिनिस्टेराइड देते हैं। दैट इज़ नॉट स्टेरॉइड, वो स्टेरॉइड नहीं है, वो सिर्फ DHT रिसेप्टर इनहिबिटर है। तो वो देते हैं जिसका स्टेरॉइड वगैरह इसमें बिल्कुल यूज़ नहीं होता हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। सर, मेरा क्वेश्चन है कि मतलब मैं जब भी वॉशिंग करना चाहूँ तो इनको वॉशिंग कर सकता हूँ, और मेरे को कौन सा मतलब क्या यूज़ करना है, कौन सा शैम्पू यूज़ करना है? हाँ, ये बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद इन्होंने पूछा कि कौन सा इनको शैम्पू लगाना चाहिए और ये वॉशिंग कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, हेयर ट्रांसप्लांट के अब इनकी फर्स्ट वॉशिंग हो गई है, उसके बाद ये शैम्पू हम माइल्ड शैम्पू बोलते हैं, जैसे कि कोई बेबी शैम्पू लगा लिया या माइल्ड जो शैम्पू होते हैं जिसमें केमिकल्स कम होते हैं, उनका ये हर रोज़ प्रतिदिन भी यूज़ कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है हेड वॉश करने में। सर, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है तो उनको कुछ प्रॉब्लम आती है, जैसे कि वो कहते हैं भी उनको हेडेक हो रहा है। तो मतलब इन फ्यूचर मतलब ऐसे कुछ होए तो मतलब क्या मेडिसिन लेनी चाहिए और क्या नहीं लेनी चाहिए? बिल्कुल, ऐसा हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हेडेक होना ये नहीं है इसका साइड इफ़ेक्ट। इसमें हल्की फुल्की खारिश आपको अनुभव हो सकती है डोनर एरिया में या फिर रेसिपिएंट एरिया में। इसके अलावा फुंसिया वगैरह आपके स्कैल्प पे डोनर एरिया या रेसिपिएंट एरिया में आ सकती है। हेडेक का कोई और रीज़न हो सकता है, जैसे कि आपका BP हाई हो जाना, उसके बाद हेडेक होना, या कोई अन्य कारण भी हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आ सकता है। हेयर ट्रांसप्लांट में हम बालों का प्रत्यारोपण स्किन के अंदर करते हैं, तो इसमें हेडेक बनने के कोई भी चांसेस नहीं होते हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। ये बिल्कुल गलत धारणा है कि हेडेक होता है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। और सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद अगर मतलब कुछ लोगों की कंप्लेंट है कि उनके जो बाल हैं दोबारा से ही मतलब गिरना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आ सकती है? अगर आए तो उसके लिए क्या हम कर सकते हैं? हाँ, इसमें ऐसा है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जैसे अब इनके हेयर ग्रोथ दिख रही है, हमें 10 दिन हुए हैं आज, वो दिख रही है। इसके बाद ये बाल सारे शेडिंग फेस में जाएंगे, जो कि 2 हफ्ते से 6 हफ्ते तक लास्ट करता है, और 2 महीने तक अमूमन जितने हेयर ट्रांसप्लांट के बाल हम लगाते हैं वो सारे चले जाएंगे। इसके बाद ये आना शुरू होंगे और 5वें महीने के अंत तक हमें एक बहुत अच्छा लुक मिल जाएगा इनका। और इसके बाद जो प्रक्रिया आपके खुद के सामान्य बालों की है कि वो बाल उगता भी है, गिरता भी है, फिर रीग्रो भी करता है, आता भी है वापस, तो ये सारी की सारी बिल्कुल आप ही के बाल हैं, आप ही में लगे हैं, बिल्कुल वो सामान्य प्रक्रिया के रूप में ही बढ़ेंगे, गिरेंगे। सर, इसके हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कोई एलर्जीज़ अगर हों तो फिर क्या मेडिसिन यूज़ करें? अगर कोई एलर्जीज़ हो? हाँ, जैसे एलर्जी में इचिंग हो? इचिंग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए जो एंटी एलर्जिस्ट मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है, फेक्सोफेनाडिन है, लीवोसिट्रिजिन है, वो अपने डॉक्टर से परामर्श करने के बाद आप ले सकते हैं। ओके सर, और मैं पूछना चाहता हूँ कि जो ग्रोथ रेट है, मतलब जो ग्रोथ रेट है वो ट्रांसप्लांट के बाद मतलब कैसा रहेगा? मतलब नेचुरल ग्रोथ आएगी या फिर वो कम या ज़्यादा होगा? नहीं, इसमें ऐसा होता है कि 2 महीने बाद, जैसे मैंने आपको बताया कि शेडिंग फेस है, शेडिंग फेस में सारे बाल हमारे 6 हफ्ते तक गिर जाएंगे, उसके बाद ये आना शुरू होंगे। तीसरे महीने ये कुछ परसेंटेज में आएंगे, अप टू 20%, और चौथे महीने ये 40 से 50% तक आ जाते हैं, और बाय द एंड ऑफ
5th मंथ आपका लुक बन चुका होता है, जिसमें 60 से 80% तक डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी ये आ चुके होते हैं। सर जो डोनर एरिया है जहाँ से बाल लिए हैं, तो वो कितने दिन में बाल वापस आ सकते हैं या फिर वो कभी नहीं आएंगे? नहीं, जो हम पीछे से डोनर एरिया से हमने जड़ें ले ली, जब जड़ ही ले ली तो वो बाल तो नहीं आएगा, लेकिन हम इस पैटर्न में लेते हैं कि किसी को भी बिल्कुल अनुभव ना हो कि हमने यहाँ से बाल लिए हुए हैं। तो वो एक पैटर्न से लेते हैं, ये नहीं कि एक ही जगह से इतने ज़्यादा निकाल दिए कि वहाँ पे पैच ही बन जाए, इस टाइप का काम नहीं करते हैं। जो भी एक अनुभव हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन होगा वो आपका एक पैटर्न के अनुसार ही बाल को लेगा, जिससे कि आपका पैच डोनर एरिया में डेवलप ना हो। सर हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मैंने सुना है पीआरपी के सेशन के बारे में, तो वो कितना लेना चाहिए या उसका क्या बेनिफिट्स हैं, वो मैं जानना चाहता हूँ। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद यूजली हम लोग बोलते हैं कि 10 से 15 दिन में आपको एक पीआरपी सेशन ज़रूर लेना चाहिए। उससे आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी आती है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। और यूजली हम पेशेंट्स को 2 से 4 सेशंस के लिए रिकमेंड करते हैं एट एन इंटरवल ऑफ 1 मंथ, मतलब 4 हफ्ते का अंतराल के बाद वो दूसरे सेशन के लिए जा सकते हैं। और 2 से 4 सेशन हम लोग रिकमेंड करते हैं हर पेशेंट को जिन्होंने ट्रांसप्लांट करवाया हो। सर अगर पेशेंट किसी वजह से पीआरपी का सेशन नहीं ले पाए तो उससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है ग्रोथ में? नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखा गया है कि अगर पीआरपी सेशंस हम रेगुलरली लेते हैं तो ग्रोथ हमारी 5 महीने के एंड तक आ जाती है। अगर नहीं लेते हैं तो ये ग्रोथ लेट आएगी थोड़ी सी। और पीआरपी का एक और भी बेनिफिट है कि जो हमारे अपने बाल हैं, हमने मान लो आगे के हिस्से में ट्रांसप्लांट करवाया है, पीछे के हिस्से में तो ट्रांसप्लांट करवाया नहीं, तो अगर उनको बचाना है पीछे के हिस्से के बालों को, तो भी पीआरपी इसमें मददगार होती है। ये पतले बालों को मोटा करती है, कोर्स करती है। ये जिस बीमारी से हमारे बाल जा रहे होते हैं उस बीमारी को रोकने में हेल्प करती है और रीग्रोथ भी ये करवाती है। ओके सर। जो भी सर बस यही था जो मैं जानना चाहता हूँ। आप खाने के बारे में पूछना चाहते हैं या मेरे को? हाँ जी सर, मेरे कुछ क्वेश्चन हैं इनके बारे में भी। तो सर मेरे को जानना है कि मैं इसके मतलब अच्छी ग्रोथ के लिए क्या डाइट लूँ, और सेकंड क्वेश्चन है कि भी मैं कोई फिज़िकल एक्सरसाइज अभी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, और मेरे को कितना करना है फिज़िकल एक्सरसाइज? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल इन्होंने किया है कि इनको खाने में क्या खाना चाहिए, कोई पर्टिकुलर आहार है जिससे कि इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी आए। सेकंड इनका ये क्वेश्चन है कि इन्होंने जो डेली रूटीन की एक्टिविटी इनकी थी, जैसे जॉगिंग की या खेलने की या बाहर ये जाते थे ऑफिस रूटीन, इनको कब से ज्वाइन करना चाहिए। तो इसमें ये है कि जो खाने का है, इनको प्रोटीनिशियस डाइट, जो प्रोटीन युक्त आहार होता है वो इनको खाना चाहिए। बाकी बैलेंस डाइट ये ले सकते हैं। बैलेंस डाइट में आप फ्रूट्स भी लीजिए, आप वेज नॉन वेज जिसके भी शौकीन हैं वो आप ले सकते हैं। कोई पर्टिकुलर नहीं है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कि आपको बस यही खाना है और यही नहीं खाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और रहा सवाल अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ का, तो ये हेयर ट्रांसप्लांट के अब तो वॉशिंग भी हो चुका है इनका, तो ये कभी भी बाहर जा सकते हैं, जॉगिंग के लिए जा सकते हैं, वॉकिंग के लिए जा सकते हैं, अपनी बैडमिंटन खेल सकते हैं, अपना क्रिकेट खेल सकते हैं। ये अब कैफ बियर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको। और धूल मिट्टी में जा सकते हैं। आप अगर इनको पसीना आता है कोई एक्टिविटी करते समय, तो इससे कोई हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा मिथ होते हैं कि मेरे को पर्टिकुलर कि पसीना आ जाएगा तो मेरे बाल ऐसे हो जाएंगे, या फिर सनलाइट धूप लगेगी तो बाल का रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। ये बिल्कुल गलत है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ में जा सकते हो और जॉग कर सकते हो, जिम कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो। डाइट में भी कोई परहेज नहीं है। हैवी वेट उठा सकते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, जो भी आप कसरत करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है, तो उससे जो वेस्कुलर सप्लाई है टू द स्कैल्प वो भी इंक्रीज़ होगी। जब वेस्कुलर सप्लाई इंक्रीज़ होती है तो हेयर के फॉलिकल्स की ग्रोथ भी जल्दी आएगी आपकी। ओके सर, ओके सर। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई जो हेयर ट्रांसप्लांट है, तो इससे कोई मतलब ये तो नहीं है कि भाई जैसे जो हेयर लगाए हैं उससे कई लोगों की कंप्लेंट्स आती है कि कहीं कहीं से बाल मतलब आए जाते हैं?
आए या ना आए, ये हाँ, पूछना या है। ना आए, ये। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि अगर आपने टेक्निक आपकी लगाने की ठीक है, ग्राफ्ट इंसर्शन वाली टेक्निक ठीक है, हार्वेस्टिंग आपने अच्छे से किया हुआ है, स्लिट्स आपने अच्छे से बनाए हुए हैं, और आप डालते समय भी उसमें कोई डैमेज नहीं कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपका रिज़ल्ट, अगर यही सब है कि अगर आपने कहीं एक्सपर्ट या एक्सपीरियंस से हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है तो आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा ही, अनुभव के ऊपर है। अगर आप ज़्यादा हैंडलिंग में ही ग्राफ्ट को ख़राब कर रहे हो, प्रॉपर हैंडलिंग, इम्प्रॉपर हैंडलिंग है आपकी, प्रॉपर इंसर्शन आपका नहीं है ग्राफ्ट का, तो ये सब कारण होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट फेलियर के, ना कि इस अगर कोई प्रॉपरली लगा